बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर इख्तलाफात, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं और मुख्तलिफ धड़े जो हैं अब खुलकर सामने आ रहे हैं। और दूसरी जानब एक नई सियासी जमात की बुनियाद रखी जा रही है। नई सियासी जमात कौन बना रहा है, कैसे बनाएंगे और उस पर कौन कौन शरीक होंगे इब्तदाई तौर पर, और फिर इस सियासी जमात का मुस्तकबिल। लेकिन ये इतला आ गई है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने नई सियासी जमात की तश्कील के लिए तो पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था, रजिस्ट्रेशन के लिए भी रुजू कर लिया है। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी गई है कि नई सियासी जमात हम बनाना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। नई सियासी जमात में शाहिद खाकान अब्बासी साहब होंगे, मुफ्ता इस्माइल साहब होंगे, मुस्तफ़ा नवाज खोखर होंगे और बाकी भी लोग। इसमें ज़्यादातर वो लोग होंगे जो मुस्लिम लीग नवाज से नाला हैं, मुस्लिम लीग नवाज से नाला हैं और नवाज शरीफ साहब शरीफ फैमिली की क़यादत से, क्योंकि वहाँ पे शरीफ फैमिली से पॉलिटिक्स शुरू होती है और शरीफ फैमिली पे ही ख़त्म होती है। तो शाहिद खाकान अब्बासी पहले नामवर लीडर हैं और वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और उन्होंने बहुत पहले ही इख्तलाफात शुरू कर दिए थे। इख्तलाफात उनके हो गए थे और वो हुए थे मरीम साहबा की क़यादत, मरीम साहबा की को आगे लाने पे, यानी कि उनको क़यादत सौंपी जा रही है और मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल मरीम साहबा के हाथ में है और इस पे इख्तलाफात शुरू हुए थे। लिहाजा बहुत सारे जो इस वक्त इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन मौजूद हैं, अच्छे किरदार के हैं। तो आइडिया ये है, मैं इसमें आपको बता दूं कि थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो ऐसे सियासतदान वो पीपल्स पार्टी में हैं या ऐसे जो लोग हैं जिनको जिन पे जिनके दामन पे कोई दाग नहीं है, ऐसे सियासतदानों को लाया जाए। और चूंकि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बिल्कुल फारग हो चुकी है वोट बैंक के एतबार से, तो अब नया वोट बैंक किसने कैप्चर करना है और नवाज शरीफ साहब का वोट, PMLN का वोट जो है वो उसको हैंडल करना है। और वो बैंक जो है अब या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाए, और ऐसे भी लोग होते हैं जो कि किसी भी सूरत में वो घर बैठ जाएगा वोटर, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं जाएगा। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर भी घर बैठ जाएगा, लेकिन वो किसी भी सूरत में नून लीग या पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगा। तो यही एक कॉन्सेप्ट जहन में है इन लोगों के, इन रहनुमाओं के, कि मुस्लिम लीग नवाज का जो वोटर है, जो इनसे नाराज़ हो गया है और इनसे फेडअप हो गया है इनके लक्षण की वजह से, उनको कैप्चर किया जाए। और इसमें फैसल वाडा भी मुस्तकबिल में आ सकते हैं और अनवार काकड़ साहब भी आ सकते हैं। इसमें बहुत सारी एक लिस्ट है सियासतदानों की जो कि इसमें शमूलियत इख्तियार करेगी मुस्तकबिल में। फिल वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये प्रोसेस शुरू कर दिया है। ये तो नई सियासी जमात के हवाले से। दूसरा, एक सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल जो है, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल खासतौर पर 9 मई के पस मंज़र में, उसमें 24 अप्रैल की समाअत को मुकर्रर कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच जो है जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में समाअत करेगा। तो 6 रुकनी लार्जर बेंच 24 अप्रैल को दोबारा इस पे मैदान लगेगा जी। और 24 तारीख काफ़ी लंबी है, करीब की तारीख नहीं दी गई और उससे पहले बहुत सारे लोगों को रिहा भी कर दिया गया है और 102 लोगों को सजाएं भी सुनाई गई हैं और वो सजाएं जारी कर दी गई, लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवाई गई है कि ये लोग हमने रिहा कर दी हैं और ये लोग जो हैं इनको अभी तक हमारे पास हैं, इनको हमने सजाएं सुना दी हैं। दूसरी जानिब एक और खबर है जी, और वह है लाहौर हाई कोर्ट ने अपना तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। परवेज इलाही समेत दीगर को ज़िमनी इलेक्शन में इजाज़त देने का तहरीरी फैसला जारी किया है और 2 रुकनी बेंच ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला, और यह है अदालतें जमहूरियत और बुनियादी हकूक़ की गार्डियन है और अपील कुनिंदा परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ एतराज़ात साबित नहीं कर सका। परवेज इलाही के वकील ने बताया जनरल इलेक्शन में भी ऐसे एतराज़ात आए हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को जनरल इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी थी। परवेज इलाही जेल में है, तमाम जायदादों का रिकॉर्ड कानून के मुताबिक फराहम कर दिया है। तो इसलिए ये भी एक डेवलपमेंट हुई और इसका आप देखें। दूसरी जानब जजेस के हवाले से मैं बता दूं कि जो खतूत मिले हैं, जहरीला केमिकल मिला है, उसमें मस्बत पेशरफ्त हो रही है और मस्बत पेशरफ्त के नतीजे में अगर नीयत होगी तो उन लोगों का सुराग लगा लिया जाएगा। मास्टरमाइंड एक ही है, वो रेशम हो या गुलशाद हो
یہ سب فیک نام تھے اور اصل میں حقیقت میں ایک ہی شخص نے یہ سارا کام کیا، زہریلا کیمیکل بھی بھیجا اور پاسپورٹ یہ جو ہے دھمکی میں خطوط وہ تیار کیے، وہ سارے کے سارے ایک ہی شخص کی ہینڈ رائٹنگ ہے اور وہ بھی رپورٹ آ چکی ہے۔ اس لیے دوسری جانب ابھی تک سمیع ابراہیم صاحب کا نام اور مجھے عمران ریاض خان کا نام ڈالا ہوا تھا بلیک لسٹ میں، ای سی ایل میں ڈالا ہوا تھا سمیع ابراہیم صاحب کا نام اور عمران ریاض خان کا۔ تو سمیع صاحب نے رجوع کیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے بچے ان کے امریکہ میں ہیں، ان سے ملنے جانا ہوتا ہے، عید پہ جانا چاہ رہے تھے، لیکن حکومت نے ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا اور ابھی تک نہیں نکالا، اور اس پہ 24 اپریل تک جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے نوٹس جاری کیا ہے۔ 24 اپریل تک 24 اپریل تک اس کا جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ تو سمیع ابراہیم صاحب کا نام ای سی ایل میں ڈالنے پر اور نہ نکالنے پر سکی داخلہ ڈی جی امیگریشن اور آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جی درخواست گزار کے وکیل نے کہ پہلے نام جو تھا وہ کنٹرول لسٹ میں تھا جو لوکلی حکومت کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ آگے جا کے کابینہ کے ذریعے اپروول کی گئی اور اس کو نام ڈلوا دیا گیا ای سی ایل میں۔ تو اسی طریقے سے عمران ریاض خان ہے جی ہمارے دوست، ان کے بارے میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں سامنے کہ پہلے ان کا تھا کہ گرفتاری کا پلان تھا، اب ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور زندگی کو خطرہ حکمرانوں سے ہے، اور اس کے بارے میں عمران ریاض خان جو ہیں وہ کافی انہوں نے جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے، اور فہد شہزاد کا ایک ولاگ بھی آیا ہے، اور ادروائز بھی میرے پاس ایسی انفارمیشن ہیں کہ وہ انڈر تھریٹ ہیں اور ان کو یہ خطرہ موجود ہے کہ خدا نخواستہ ان پہ کوئی اٹیمپٹ کی جائے گی، لہٰذا ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے، اور جو بھی یہ کام کرنا چاہ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور کیونکہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس طرح کے حرکتیں کرنے کا کوئی حل نہیں نکلتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جس کے بعد میں پچھتانا پڑے۔ تو بہرحال جی دوسری جانب ایک جو مسلم لیگ نواز کے اندر اختلافات کے معاملات جو ہیں وہ میں نے بتایا نئی جماعت بن رہی ہے، اور نئی جماعت میں کون کون سے لوگ ہوں گے، کیونکہ سردار مہتاب عباسی صاحب فار ایگزامپل سردار مہتاب ہیں، وہ بڑے نامور نام ہے اور مسلم لیگ نواز میں تھے لیکن اب نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے چودھری نثار علی خان صاحب ہیں، وہ مسلم لیگ نواز میں تھے اور وہ چھوڑ گئے اور اب وہ نہیں ہیں، لہٰذا ابھی انہوں نے بھی کوئی جماعت جوائن نہیں کی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نئی پارٹی میں آ سکتے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار نام ہو سکتے ہیں اور بھی، اور یہ چاروں صوبوں سے ہوں گے، اور اصل سوال یہ ہے کہ ان کے پیچھے اگر تو اسٹیبلشمنٹ ہوئی تو پھر تو مشکل ہے، آج کل کے ماحول میں کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ اور جو جسے اسٹیبلشمنٹ بنائے مشکل ہے اس کا سروائیو کرنا، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے الیکشنز میں آئی پی پی کا جو حال ہوا وہ بھی، اور ان کے جہانگیر ترین صاحب اور بمائے پوری پارٹی جو ہے وہ فارغ ہو گئی، اور پھر اس طریقے سے خیبر پختونخوا میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ پرویز خٹک صاحب کی جماعت آئی تھی، وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکی اور وہ بھی فارغ ہو گئی۔ نون لیگ کے پی کے میں اختلافات، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اختیار ولی نے مرتضیٰ جاوید عباسی کو جواب دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے موقف جاننے کی بجائے بے بنیاد الزامات لگائے ہیں، تین وفاقی وزارتیں، اپوزیشن لیڈر کی سیٹ اور اب سینٹ کی ممبری سب ایک گھر میں جائیں، تو کیا یہ باقی مسلم لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں؟ کیونکہ کے پی کے میں ہوا یہ ہے جی کہ امیر مقام صاحب کا معاملہ ہے وہ گڑبڑ ہے، امیر مقام صاحب جو ہیں اس وقت مسلم لیگ نواز کے لیے کافی چیلنج بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کہ وہ ہیں تو نواز شریف صاحب کے حامی، لیکن خیبر پختونخوا کی جو مسلم لیگ ہے وہ ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سردار مہتاب بھی اسی مقصد کے لیے چھوڑ گئے تھے، بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی، اور اب جو ہے جو دیگر رہنما ہیں وہ بھی آ گئے ہیں۔ اختیار ولی نے کہا کہ مجھے یقین ہے مکہ اور مدینہ کے سفر پر جانے والے شخص وہاں جا کر کم از کم مجبوراً بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور مجھ سے آئینی طور پر وضاحت صرف مرکزی تنظیم ہی طلب کرنے پر کی مجاز ہے، بہتر ہے پارٹی کا آئین اور دستور پڑھ لیں۔ آپ نے میرے ضمنی الیکشن میں مالی اعانت کی بات کی، حلفاً کہہ دیں
1 रुपया का चंदा आपने मुझे दिया हो। इख्तियार वली ने कहा, मुर्तज़ा भाई बेहतर होगा माली एनात वाला बयान वापस ले लें, वरना मैं मजबूर होऊंगा कि मैं इस बात को कोई लीगल एक्शन लूं। मुझे मेरे इलेक्शन में मरीम नवाज शरीफ ने 50 लाख रुपए का चंदा देना चाहा, मैंने इनको वो चेक वापस कर दिया था, ये कहकर कि ये एक भाई की तरफ से बहन के सर का दुपट्टा है। इख्तियार वली साहब ने यह भी इंकशाफ किया है कि मुझे मेरे इलेक्शन में मरीम नवाज शरीफ ने 50 लाख रुपए का चंदा देना चाहा, मैंने उनको वो चेक वापस कर दिया था, ये कहकर कि ये भाई की तरफ से बहन के सर का दुपट्टा है। सेनेट का टिकट पीर साबिर शाह का हक था, अमीर मुकाम का नहीं, क्योंकि वहां पे सरदार मेहताब पहले लैदा हो चुके हैं। अब पीर साबिर शाह भी जो हैं वो भी नाराज हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में पहले इकबाल जफर झगड़ा साहब भी नाराज हो चुके हैं, सर अंजाम खान भी नाराज हो चुके हैं। वहाँ के पूरी की पूरी एक फहरिस्त है जहाँ जो मुस्लिम लीग नवाज ने शरीफ फैमिली ने वहाँ पे किया। फैसला तब्दील हो तो सूबाई काबीना को बुलाकर फैसले मुशावरत से होने चाहिए। आमरीत और जमहूरियत में यही फ़र्क है। इख्तियार अली साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ओहदेदार हैं, और इन्होंने ये अलम बगावत बुलंद किया है कि जनाब इस तरह से खेल नहीं चलता। ये सिचुएशन चल रही है जी। और बाकी इमरान खान साहब ने आज एहतजाज की कॉल दी हुई है, और उस एहतजाज की कॉल को पाकिस्तान भर के अवाम जो हैं वो उस पर यकीनन लब्बैक कहेंगे। उसकी वजह यह है कि आज 2 साल हो गए हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन को, और उस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में 2 साल मुकम्मल होने में हो गए। एक दिन भी ऐसा नहीं आया जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छा हो, मईशत के लिए अच्छा हो, सहाफत के लिए अच्छा हो, सियासत के लिए अच्छा हो, अदालत के लिए अच्छा हो, वकालत के लिए अच्छा हो। किसी भी शोबे में कोई अच्छाई नजर नहीं आई। महंगाई अजीमुशान लेवल पे पहुंची हुई है जी। गुर्बत में हर रोज इजाफा हो रहा है, और खतरे जो जो एक लेवल होता है गुर्बत का, वो उसमें हर रोज जो है वो इजाफा हो रहा है। और मजीद 1 करोड़ अफराद, जो आलमी बैंक की रिपोर्ट है कि मजीद 1 करोड़ अफराद जो हैं पाकिस्तान में वो खतरे गुर्बत से नीचे चले जाएंगे, और वो उनकी हालत बहुत ही बुरी होगी। तो ये सब कुछ हो रहा है, और इन 2 सालों में आज तक जी डॉलर जो है उस वक्त 2 साल पहले और आज का कंपैरिजन कर लें, डॉलर 170 रुपए था, आज 178 रुपए का था, आज है 280 रुपए का, 270 रुपए का, 275 रुपए का, 76 रुपए का आज का ये रेट है। और इसी तरीके से डॉलर के बाद पेट्रोलियम प्राइसेस वो भी ऑलमोस्ट 125 रुपए ज्यादा है फी लीटर। तो गैस, बिजली, हर तरह की जो चीजें हैं वो आसमान को छू रही हैं, और खासतौर पे फिर शरह नमू तरक्की की शरह, मुआशी तरक्की की शरह जो है वो अगर आप देखें तो उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। 6.2% से गिर कर -0.2 पे गई, और अब 1.6 1.8 2 से नीचे नीचे है। तो ये है सूरत हाल, ये है हालात वाक़यात। बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।